नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। आज हम लोग ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थॉमस हिल ग्रीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस हिल ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवाद का आदर्शवाद के साथ समन्वय स्थापित किया था। उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थॉमस हिल ग्रीन जो टी.एच. ग्रीन के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म 1836 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के यॉर्कशायर जिले में हुआ था। इनके पिता पादरी थे चर्च में, और यह जो है इनके पिता इंजिलवादी संप्रदाय के अनुयायी थे। पिता के नैतिक मूल्यों एवं विचारों का बहुत अधिक प्रभाव जो है टी.एच. ग्रीन के ऊपर पड़ा है। अपने पढ़ाई के दौरान इनको शोध के लिए फेलो चुना गया और बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलियोल कॉलेज में नैतिक दर्शन के प्रोफेसर के रूप में टी.एच. ग्रीन की नियुक्ति हुई। टी.एच. ग्रीन ने एक प्राध्यापक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करने के साथ साथ व्यावहारिक राजनीति में भी भाग लिया और साथ ही साथ सार्वजनिक मामलों में सक्रिय भागीदारी की। विशेष रूप से शिक्षा के प्रसार एवं मद्य निषेध आंदोलन जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं तत्कालीन ब्रिटिश समाज में, कि शिक्षा के प्रसार एवं मद्य निषेध आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। टी.एच. ग्रीन की जो मुख्य रचनाएं हैं उसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। विशेष बात यह है कि टी.एच. ग्रीन के जीवन काल में उनकी कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई। उनके विचारों का उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु बहुत पहले जो है हो गई, कम आयु में हो गई। 46 वर्ष की आयु में 1882 ईस्वी में ही टी.एच. ग्रीन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को संग्रहित करते हुए उनके शिष्य R.L. नेटलशिप ने अपने गुरु के नाम से उनके विचारों को प्रकाशित कराया। और दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिसमें से पहला जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है और जिसकी वजह से राजनीतिक चिंतन में टी.एच. ग्रीन अमर हो गए हैं, वह है लेक्चर्स ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लेक्चर्स ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अर्थात राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान। और दूसरी पुस्तक जो है वो है कि लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता। लेकिन जिस कृति ने उनको अमर किया वह कृति यही है कि लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगला तथ्य टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में है। ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और स्वतंत्रता के संबंध में ग्रीन का विचार आदर्शवादी चिंतक कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हेगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित है। इन दोनों के स्वतंत्रता संबंधी विचारों से ही प्रेरित होकर के टी.एच. ग्रीन ने भी सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किया है। ग्रीन की विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है, वो साधन मानते हैं, जबकि व्यक्तिवादी और उदारवादी जो है वह स्वतंत्रता को साध्य मानते हैं। लेकिन ग्रीन की विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता केवल एक साधन है। और साध्य क्या है? साध्य के ये जो विचार है ग्रीन का वह उनके आदर्शवादी चिंतन से प्रभावित है। साध्य के बारे में उन्होंने कहा है कि सामाजिक कल्याण में समान योगदान देने के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना यही साध्य है।
ग्रीन का यह मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अरस्तु ने स्वीकार किया है। ग्रीन के राज्य संबंधी विचारों को बार्कर ने अपने इन सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी रक्षा के लिए राज्य की मांग करते हैं। बार्कर ने ग्रीन के विचारों के आधार पर यह लिखा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी स्वतंत्रता के लिए राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन के जिन विचारों को बार्कर ने कहा है उन विचारों के विश्लेषण से भी यह पता चलता है कि स्वतंत्रता जो है एक प्राकृतिक चीज़ है, ऐसा ग्रीन का मानना है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और उसी आधार पर जो है ग्रीन ने माना है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है, वह कृत्रिम नहीं है, जैसा कि समझौतावादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मनुष्यों ने उसका निर्माण किया है। इस बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसको राज्य को एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था मानते हैं। इसी प्रकार ग्रीन ने अधिकार के बारे में अपनी बात रखी है कि अधिकार व्यक्ति की वह व्यक्तिगत मांग है जिसे समाज की स्वीकृति और संरक्षण प्राप्त हो। ग्रीन का यह मानना है कि अधिकार के मुद्दे पर ग्रीन ये कहते हैं कि अधिकार में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो व्यक्ति की मांग और दूसरे जो है समाज की स्वीकृति और संरक्षण। ग्रीन ने राज्य के संबंध में कहा है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। और यह ग्रीन का यह विचार बहुत ही और वायर निकाल दीजिए प्रसिद्ध है, जिसमें ग्रीन ने कहा है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। और यह जो है विचार ग्रीन का रूसो के विचार से प्रभावित है। रूसो की भांति वह भी मानना है ग्रीन का भी कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। और इस विचार के माध्यम से टी.एच. ग्रीन प्रजातंत्र एवं जनसंप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं। राज्य के कार्य के संबंध में हम देखते हैं कि ग्रीन ने जो है यह बात कही है कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है और राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिनके अंतर्गत नैतिकता का विकास संभव हो सके। अर्थात राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना और राज्य का कर्तव्य कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना है जिसमें व्यक्ति जो है वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके और नैतिकता का विकास संभव हो सके। किंतु राज्य नैतिकता का विकास प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है, इस बात को भी ग्रीन ने प्रतिपादित किया है। ग्रीन ने राज्य के कार्य के संबंध में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों ही चीज़ों को स्वीकार किया है। नकारात्मक कार्य के रूप में ग्रीन का यह मानना है कि राज्य को व्यक्तियों को वे कार्य करने देने चाहिए जो करने योग्य हैं। सकारात्मक कार्य के संबंध में ग्रीन का यह मानना है कि राज्य नैतिकता के विकास ही तो जहां उपयुक्त समझे वहां हस्तक्षेप करे। यह सकारात्मक कार्य के जो है संबंध में ग्रीन का यह मानना है कि राज्य नैतिकता के विकास हेतु जहां उपयुक्त समझे वहां हस्तक्षेप करे। जैसे ग्रीन का यह मानना है कि शराबखोरी, अज्ञानता आदि की समाप्त जो है आदि वह व्यक्ति के नैतिक जीवन की मुख्य बाधाएं हैं और इसलिए जो है शराब पर रोक लगाने, शिक्षा प्रदान करने आदि के संबंध में राज्य को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रभुसत्ता के संबंध में ग्रीन का यह मानना है कि प्रभुसत्ता का अंतिम निवास स्थान सामान्य इच्छा है, जो रूसो ने भी स्वीकार किया है।
बोलिएगा। दंड के संबंध में ग्रीन के विचारों के विश्लेषण हम लोग करेंगे। ग्रीन के समय में दंड के संबंध में तीन सिद्धांत प्रचलित थे। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसका यह मुख्य विचार है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। दूसरा है निवारक सिद्धांत। निवारक सिद्धांत का यह मानना है कि दंड इस तरह से दिया जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति उसकी दुर्दशा देखकर अपराध करने से डरें। और तीसरा सिद्धांत सुधार सिद्धांत था, जिसका यह केंद्रीय विचार है कि दंड देने का उद्देश्य व्यक्ति में सुधार होना चाहिए। ग्रीन ने के अनुसार तीनों सिद्धांतों का समावेश दंड देते समय किया जाना चाहिए। अर्थात ग्रीन का मानना है कि दंड देते समय प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत और सुधार सिद्धांत तीनों को समावेशित किया जाना चाहिए। ग्रीन ने संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना है। यहाँ पर ग्रीन एक व्यक्तिवादी अर्थात उदारवादी जो है विचारक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ वह जो है संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। हेगल के विचारों के विपरीत ग्रीन युद्ध के विरोधी हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति के समर्थक हैं। जहाँ पर जर्मन आदर्शवादी विचारक हेगल ने युद्ध को आवश्यक माना है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विरोध किया है, कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। वहीं पर ग्रीन ने जो है युद्ध का विरोध किया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन किया है। ग्रीन का यह मानना है कि युद्ध अपूर्ण राज्य का चिन्ह है। युद्ध अपूर्ण राज्य का चिन्ह है, ऐसा ग्रीन का विचार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ग्रीन के विचारों के संबंध में बेपर ने कहा है कि ग्रीन के युद्ध संबंधी विचार उसे हेगल से पृथक करने वाली सबसे चौड़ी खाई हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है बेपर का कि ग्रीन के युद्ध संबंधी विचार उसे हेगल से पृथक करने वाली सबसे चौड़ी खाई हैं। ग्रीन ने राज्य के संबंध में कहा है कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है, वरन नैतिक या उत्तम जीवन की प्राप्ति का साधन मात्र है। अर्थात साध्य क्या है? नैतिक या उत्तम जीवन की प्राप्ति, वह जो है वह साध्य है और राज्य जो है वह एक साधन है। यहाँ पर ग्रीन का उदारवादी दर्शन जो है दिखाई पड़ता है। ग्रीन ने विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार दिया है, जबकि हेगल ने राज्य का विरोध करने का अधिकार व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया है। उसे वह जो है बहुत ही घृणित कार्य मानता है, दंडनीय कार्य मानता है कि अगर व्यक्ति राज्य का विरोध करने की बात भी सोचे तो वह बहुत ही निंदनीय सोच है उसकी। लेकिन यहाँ पर ग्रीन ने यह माना है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है। इसी संबंध में मैंने यहाँ दिखाया है कि ग्रीन का यह विचार कांट और विशेष रूप से हेगल के विचार से बहुत अधिक भिन्न है। ग्रीन का एक विचार है, ग्रीन का यह स्टेटमेंट है कि संस्थाएं विवेक की प्रतिमूर्ति होती हैं। एक यह महत्वपूर्ण कथन है कि संस्थाएं विवेक की प्रतिमूर्ति होती हैं। हम लोग ग्रीन के योगदान की चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि पहला योगदान टी.एच. ग्रीन का, थॉमस हिल ग्रीन का यह है कि उन्होंने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों को विशुद्ध किया, दोनों में जो कमियां थी उन्हें दूर किया और दोनों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ब्रिटिश उदारवाद का जर्मन आदर्शवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। और इस संबंध में बार्कर ने कहा है कि ग्रीन एक कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। ग्रीन का कथन है कि ग्रीन एक कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। दूसरा जो योगदान हम लोग देखते हैं ग्रीन का, वह राज्य के कार्य के संबंध में है, जहाँ पर ग्रीन ने
यह माना है कि राज्य का कार्य नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करना है। यहाँ पे ग्रीन का यह कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, लेकिन अपने नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से वह नैतिक नहीं बना सकती है, बल्कि व्यक्तियों के को अब नैतिक जीवन व्यतीत करने में जो भी बाधाएं उनके समक्ष आ रही हैं, उन बाधाओं की बाधा के रूप में राज्य को कार्य करना है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिनमें व्यक्ति नैतिक जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकें। और यह कह करके टी.एच. ग्रीन ने वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का मार्ग प्रशस्त किया, जो आगे चल करके राज्य की एक महत्वपूर्ण जो है धारणा बनी वेलफेयर स्टेट की, कि नागरिकों के हित में राज्य को विविध प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा प्रतिपादित की है, यह उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और इसी के साथ जो है उन्होंने सीमित संप्रभुता का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। राज्य को असीमित नहीं माना है, बल्कि विभिन्न प्रकार से उन्होंने राज्य की संप्रभुता को सीमित करने का प्रयास किया है, जबकि आदर्शवादी राजनीतिक चिंतन में राज्य को सर्वोच्च संस्था और असीमित शक्तियों वाला माना जाता है। लेकिन ग्रीन ने अपने चिंतन में राज्य की जो है सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यहाँ तक कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भी अधिकार प्रदान किया है। धन्यवाद।